नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबान ने कहा हम इस्लामी कानून के मुताबिक देश चलाएंगे, अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद मंगलवार को दुनिया के सामने आया। मुजाहिद तालिबान की सांस्कृतिक परिभाषा का प्रमुख भी है। ज़बीउल्लाह को दुनिया पहली बार देख रही है क्योंकि अभी तक उनकी कोई तस्वीर मीडिया के सामने नहीं आई थी। दोस्तों ज़बीउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, हम बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहते। तालिबान नेता जलालाबाद में स्ट्रेटजी पर चर्चा कर रहे हैं। उधर दोस्तों दोहा में भी मीटिंग चल रही है। हमें अफगानिस्तान को आज़ाद कराने पर गर्व है, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों मुजाहिद ने कहा कि अपने नेता के आदेश पर हमने सभी को माफ कर दिया है। हम सभी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सभी दूतावास सुरक्षित हैं। मौजूदा परिस्थितियों में मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को यह भरोसा देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में सब सुरक्षित है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। हम दुनिया को यह भरोसा देते हैं कि हमारी जमीन से आपको नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मुजाहिद ने कहा कि हमें अफगानिस्तान को आज़ाद कराने पर गर्व है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई परेशानी नहीं देना चाहते। हमने बहुत बलिदान दिए हैं। हमारे पास अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है। दूसरे देशों में अलग नीतियां हैं, अलग धर्म है, अलग विदेशी नियम है। हम सभी के नियमों का सम्मान करते हैं। हम भी उसी तरह अपने मूल्यों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाना चाहते हैं। किसी को हमारे नियमों और सिद्धांतों से चिंता नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों मुजाहिद ने कहा कि इस्लामी अमीरात महिलाओं को शरीयत के हिसाब से अधिकार देगी। हमारी औरतों को वो अधिकार मिलेंगे जो हमारे धर्म ने उन्हें दिए हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को महिला अधिकारों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये भरोसा देते हैं कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। हमारी औरतें मुसलमान हैं, उन्हें शरीयत के हिसाब से रहना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में मरा हुआ तालिबानी कमांडर अब्दुल हमीद हमासी ले रहा है काबुल में बैठकें, डॉक्टरों व्यापारियों को दे रहा है सुरक्षा की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, काबुल से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें चकरा गई है। देखने वाला हर कोई हैरान में पड़ गया है कि कैसे एक मरा हुआ आतंकी काबुल में बैठ के कर रहा है। हैरान करने वाली तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबान के कमांडर अब्दुल हमीद हमासी की है। हमासी काबुल में दुकानदारों, डॉक्टरों और लोगों के बीच बैठ के कर रहा है और तालिबान राज में सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है। दोस्तों अब्दुल हमीद अंसारी ने आज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में वहां के व्यापारियों, डॉक्टरों और नागरिकों के साथ अलग अलग बैठकें कर उन्हें तालिबान राज में पूरी सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, हमासी ने अफगानिस्तान की महिलाओं को भी सुरक्षा और नए तालिबानी राज में नई बंदिशें न लगाने के लिए आश्वस्त किया है। अब्दुल हामिद अंसारी की इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया की आंखें जैसे चौंधिया गई है, क्योंकि इसी तालिबानी कमांडर को मारने का जश्न अफगान सेना ने अब से 4 महीने पहले मनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री और एनएसए भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही वहां हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दुनिया भर के अधिकतर देशों की नजरें इस वक्त वहां के हालातों पर टिकी हुई है। दोस्तों भारत समेत अन्य देश स्पेशल विमान भेजकर अपने अपने राजनयिक स्टाफ और नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के जेलों में बंद पाकिस्तान के खतरनाक आतंकवादियों को भी आज रिहा कर दिया गया। तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान संगठन से जुड़े आतंकी समेत 780 कैदियों को छोड़ा है, जो कि भारत के लिए एक बेहद ही चिंता की खबर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
काबुल पर कब्जे के बाद कश्मीर को लेकर आया तालिबान का बयान, बताया आंतरिक मामला। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में फिर से पहले जैसा दहशत का दौर न वापस लौट आए, जिससे अन्य मुल्कों पर भी इसका असर पड़े। लेकिन तालिबान लगातार विकास और लोगों का शासन लाने की बात कर रहा है। अब उसने कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मसला बताया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि कश्मीर उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और ये दो देशों के बीच का मुद्दा है। हालांकि पाकिस्तान में पनाह लिए हुए लश्कर तैयबा और तहरीक तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी अफगानिस्तान में भी है। काबुल के कुछ इलाकों में तालिबान की मदद से इनके चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद से कश्मीर में भी सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता किए जा सकते हैं। कश्मीर में एलओसी से तालिबान की मौजूदगी अब करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। साथ ही पहले भी कांदार हाईजैक जैसी वारदातों में तालिबान ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम भी। जानिए क्या है सरकार की नई योजना। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर कंट्रोल के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार जीवन सामान्य बनाने के अभियान में लगी हुई है। इसी क्रम में सुबह में सोमवार से सेकेंडरी स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल के साथ क्लासेस शुरू हो गई है। अब बेसिक और प्राइमरी स्कूल खोलने की भी तैयारी है। दोस्तों, सोमवार से स्कूलों के खुलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6वीं क्लास से लेकर 8वीं तक और 1 सितंबर से फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के स्कूल भी शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार समिति के साथ समीक्षा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद मिला कोरोना का पहला केस, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लगाया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना का एक केस सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि यह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मंगलवार से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। पीएम जेसिंडा एंडरसन ने कहा कि देश 6 महीने से कोरोना वायरस के नए मामलों से पूरी तरह मुक्त था। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद सरकार कोई रिस्क नहीं ले सकती। टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित करते हुए पीएम जेसिंडा ने कहा कि हमने देखा है कि अगर इस वेरिएंट के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। इसलिए हमें इससे बचने का केवल एक चांस मिला है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोरोना के खिलाफ संघर्षों का हवाला देते हुए कहा कि पड़ोसी देश ने डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वेरिएंट के घातक नतीजे देखने के बाद यह जरूरी है कि हम इस मुद्दे पर तुरंत और उचित फैसला लें, इससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की ऐसी हालत न हो, इसलिए हमें अभी से सख्त कदम उठाने होंगे और सावधान रहना होगा। इसके बाद धीरे धीरे करके हम इस मुद्दे पर ढील देते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को संरक्षक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ने ट्वीट कर कहा कि वह अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सालेह ने ट्वीट करके लिखा, स्पष्टतः अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी, देश छोड़कर भागने, इस्तीफे या फिर मौत के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है।
मैं वर्तमान में अपने देश में हूं और मैं कानूनी तौर पर केयर टेकर राष्ट्रपति हूं। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी रविवार को देश छोड़कर चले गए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि गनी ने तजाकिस्तान में शरण ली है। हालांकि बाद में उनके ओमान में शरण लेने की खबरें भी सामने आई। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान में तालिबान नित सत्ता का शासन होगा। संकट में घिरे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि वह काबुल छोड़कर इसलिए चले गए ताकि वहां खून खराबा और बड़ी मानवीय त्रासदी न हो। उन्होंने तालिबान से कहा कि वह अपने इरादे बताए और देश पर उनके कब्जे के बाद अपने भविष्य को लेकर अनिश्चय की स्थिति में आए लोगों को भरोसा दिलाए। तालिबान के लड़ाकों ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, सरकार ने घुटने टेक दिए और राष्ट्रपति गनी देश और विदेश नागरिकों के साथ देश छोड़कर चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिर पड़ी महंगाई की मार, फिर से बढ़ गया रसोई गैस का दाम। जानिए कितने में मिलेगा अब आपको रसोई का घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम अब 860 रुपए हो गया है। दोस्तों, यह बढ़त सोमवार रात से ही लागू हो गई। कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए का, मुंबई में 860 रुपए का और लखनऊ में 900 रुपए का हो गया है। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 68 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसका दाम बढ़कर 1618 रुपए हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तेल कंपनियां हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को रसोई गैस के दाम की समीक्षा करती है। इसके पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 1 से 2 साल से पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ साथ एलपीजी की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक 20,79,49,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 43,73,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 3,22,50,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,32,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को चरमपंथियों ने तोड़ा, तीसरी बार हुआ हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में मंगलवार को चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पाकिस्तान पुलिस ने ऐसा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यह तीसरी बार है जब भारी सुरक्षा व्यवस्था वाले लाहौर फोर्ट कॉम्प्लेक्स इलाके में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराजा की 180वीं पुण्यतिथि के मौके पर जून 2019 में लाहौर फोर्ट में 9 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा लगाई गई थी। रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक पंजाब पर शासन किया था। 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिमा ऐसी है कि महाराजा रंजीत सिंह घोड़े पर बैठे और हाथ में तलवार लिए हैं और पूरी तरह सिख वेशभूषा में हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रतिभा स्थापना के 2 महीने बाद ही तहरीक-ए-लब्बैक के 2 सदस्यों ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाद में इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। प्रतिमा पर हमले करने वाले विकलांग बनकर किले में दाखिल हुए थे, जबकि इसके बाद एक व्यक्ति सहायक के तौर पर था। खुद को विकलांग बताने वाले व्यक्ति ने हाथ में मौजूद रोड से प्रतिमा पर प्रहार किया था। इस काम में उसके सहायक से भी मदद मिली थी। हमले में प्रतिमा की एक बांह टूट गई और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी मूर्ति हो गई।
दोस्तों पुलिस के मुताबिक हमलावरों का कहना था कि मुस्लिम देश में सिख शासक की प्रतिमा लगाना उनके धर्म के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड में आया जबरदस्त उछाल, चांदी भी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इससे कीमती पीली धातु की कीमत 46,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोस्तों दिल्ली में सराफा बाजार में सोने के भाव की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 646 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 46,014 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 888 रुपए की तेजी के बाद 62,452 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1793 प्रति औंस जबकि चांदी $23.88 प्रति औंस पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला, फायरिंग में बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की मौत। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला हुआ है जिसमें बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने डार को निशाना बनाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जावेद अहमद बीजेपी की कुलगाम यूनिट के सदस्य थे और उन पर होम शालीबाग चुनाव क्षेत्र का प्रभार भी था। बीजेपी की कश्मीर मीडिया सेल के हेड मजूम अहमद ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जानकारी के मुताबिक आतंकी वारदात में गोली लगने के बाद जावेद गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में बीजेपी नेता ने दम तोड़ दिया। दोस्तों पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने करीब 4:30 पर कश्मीर दक्षिणी कश्मीर के ब्रजलू जहांगीर इलाके में जावेद अहमद डार को उनके घर के करीब गोली मार दी। अब इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेट्रो टैक्स डिमांड खत्म करने के नियम जल्द आएंगे, वोडाफोन कैरन एनर्जी को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि रेट्रो स्पेक्ट्रम टैक्स डिमांड खत्म करने के नियम जल्द ही तैयार कर लिए जाएंगे। इससे वोडाफोन और कैरन एनर्जी जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी। ये कंपनियां इस तरह की टैक्स डिमांड से जूझ रही है। इस महीने की शुरुआत में संसद में एक बिल पास किया गया जिसमें सरकार ने रेट्रो स्पेक्ट्रिव टैक्स डिमांड के प्रावधानों को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिल में सरकार को कंपनियों को रेट्रो टैक्स वापस करने का प्रावधान है, बशर्ते सभी कानूनी चुनौतियों को वापस ले लिया जाए। अब इसके लिए नियम बनाए जाने हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं संसद में पास हुए कानून का पालन करूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हॉकी इंडिया के लिए बड़ी खबर, ओडिशा सरकार 10 साल तक टीम को करेगा स्पॉन्सर, सीएम नवीन पटनायक ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। भारतीय पुरुष हॉकी ने 41 साल बाद इस ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया। भारत ने कांटे के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। वहीं महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना सफर चौथे नंबर पर रहते हुए खत्म किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मंगलवार को ओलंपिक में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद ओडिशा में खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ओडिशा सरकार अब अगले 10 साल तक देश के पुरुष और महिला टीमों के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप जारी रखेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बात की घोषणा की है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों लीप वर्ष कितने सालों के बाद आता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि लीप वर्ष कितने सालों के अंतराल के बाद आता है तो जल्दी से उस संख्या को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।